अगर ये एमएसपी कानून आ जाता है तो 17 लाख करोड़ सिर्फ एमएसपी में निकल जाएगा। यानी कि एमएसपी कानून आया तो देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच सकता है आर्थिक रूप से। एमएसपी से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, विदेश से अनाज आयात बढ़ सकता है, क्योंकि जब कानूनी बाध्यता होगी कि इससे कम में खरीदा नहीं जा सकता और उससे कम में खरीदने पर सजा होगी, तो व्यापारी किसानों से नहीं खरीदेगा, आयात होगा, इंपोर्ट होगा, महंगाई बढ़ने का खतरा, महंगाई बढ़ सकती है, मतलब आप समझिए, और गरीब होने का खतरा, बाजार पूरी तरह से अस्थिर हो सकता है। लेकिन एमएसपी की मांग की जा रही है, ऑपोजिशन की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, इसको लेकर अब हंगामा भी हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस कानून को लाने के बारे में नेहरू से लेकर इंदिरा और फिर मनमोहन सरकार तक नहीं सोच पाई, 70 साल तक उसको नहीं लाया गया, कोई सरकार नहीं लेकर आई, उस कानून को लाने के लिए अब अचानक से ये जिद क्यों? न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम राजनीति का ही क्या ये नतीजा है? सबसे पहले अलका लांबा जी, जो आपकी शिकायत है कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं हुई, बीजेपी पूछे कि बिल लाया जाता है, जब बिल पास होता है तो चर्चा, तो ठीक है, बिल वापसी पर कैसी चर्चा? अलका लांबा नहीं, संसद तो अमन जी चर्चा के लिए बनी हुई है ना, और वापसी जब आप ले रहे हैं तो सब देश जानना चाहता है अपने सांसदों के माध्यम से कि वापसी के कारण आप बताइए, कि मात्र आपके जो विधायक प्रवक्ता टीवी चैनलों पे जा जाके कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग थी, देश के को खतरा था, उसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी मिल गए थे इसलिए वापस लिया गया। तो इस बात को जो प्रवक्ता टीवी पे कह रहे हैं, संसद में अपने बयान में आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जी बोल रहे कानून वापस क्यों लिया है। और अमन जी आपने बताया, मैं प्लीज आपके आंकड़ों पर बात करती हूँ, 30 लाख करोड़ सालाना बजट सरकार का, आपने कहा एमएसपी लागू होगी तो 60% यानी कि 17 लाख करोड़ चला जाएगा और अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था बिना एमएसपी पे के कहां खड़ी है, मैं पूछना चाहती हूँ, कहां है हमारी जीडीपी? कौन सी अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? जब एमएसपी लागू नहीं है तब देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, माइनस में चली गई, डबल डिजिट में, वो उठा नहीं पा रही क्योंकि नीति नहीं है, नियत नहीं है। ठीक आपके मैनिफेस्टो में एपीएमसी रिपील का वादा आपने किया था, आप लोगों ने माफी मांगी। 2019 के मैनिफेस्टो में आपने एपीएमसी, पूरा सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल सुनिएगा, मोदी जी ने माफी मांगी, वो ठीक से बिल नहीं समझा सके, इस वजह से आप लोगों ने माफी मांगी कि यही काले कानूनों, कथित काले कानूनों को हम लागू करवाना चाह रहे थे। 2019 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी रिपील आपने भी बोला था, क्या आपको नहीं माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में? फिर सुधांशु त्रिवेदी अभी आप जुड़ गए, वो भी सुन रहे हैं आपको, अब आप बोलिए। मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए आप पहले सत्ता में थे, 10 साल रहे, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, एमएसपी पे आप सहमति नहीं बना पाए, बिल नहीं ला पाए और आपकी सरकार चली गई। कम से कम ये मान रही है कि हाँ 2019 में एपीएमसी रिपील जो हमने वादा किया था वो हमारी गलती थी और आप माफी मांग लीजिए। फिर बीजेपी ने माफी मांगी, मोदी आप भी माफी मांग लीजिए, जो हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो हमारी गलती थी, माफी मांग लीजिए। नहीं, देखिए आप कह रहे हैं ना माफी मांग लीजिए, मैं किसानों से कहती हूँ, किसानों के साथ जो हमारा संवाद पिछले 1-1.5 सालों में रहा है, किसानों को समझ है कि कांग्रेस ने अपनी कोई भी, हम लोग समय कम था, बहुमत नहीं था, नहीं कर पाए, उसे समझ रहे हैं आज, और आज उसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज उसका छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने हमें हरा दिया। अगर ये काले कानून है तो इन कथित काले कानूनों के प्रावधानों को आपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला था? ये गलत तो आप भी गलत, ये गलत तो आप भी गलत। इन्होंने माफी मांगी, आप भी माफी मांग लीजिए। एपीएमसी रिपील, जीएसटी रिफॉर्म्स, एपीएमसी रिपील कौन कर रहा था? अलका जी, ये तो आपको पता है, मेरे से बेहतर जानती हैं आप अलका जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा मेरे से ज्यादा। शाही तरीके नहीं थे, हम एफडीआई, जीएसटी, फार्म लॉज बहुत कुछ चाहते हैं। आपका विवादित का जो बिजली संशोधन बिल है 2003 का, 21 में संशोधन करना है, हम चर्चा चाहते हैं, हम होते संसद में चर्चा करते, चोर दरवाजे से। इतना आपने माना कि वो गलती थी, आप उसका नतीजा भुगत रही हैं, ये आपने मान लिया, यही बहुत है कि आप मान रही हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में जो डाला था वो गलत था और आप उसका नतीजा भुगत रही हैं, यही बहुत अच्छी चीज है, यही मॉडेस्ट होना चाहिए प्रवक्ताओं को, अच्छी चीज है ये। ठीक है, वो विश्वासघात, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी सुबह से कह रही कि चर्चा से डरते हैं, ना कानून लाते समय चर्चा की, ना वापस लेते समय चर्चा की, क्योंकि चर्चा होती तो आप लोगों को जवाब देना होता। दीजिए जवाब। देखिए मैं जवाब देता हूं। जैसे अभी आप अलका जी से पूछ रहे थे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा उसके लिए माफी मांग लीजिए, मैं नहीं कहता माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अलका जी, अभी ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ विपक्षी दल नहीं है, सत्ताधारी दल भी है।
भारत में एक राज्य ऐसा जहां पर एपीएमसी है ही नहीं, यानी तथाकथित काला कानून लागू है, मंडी है ही नहीं, किसान लूट गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। वो राज्य जानते कौन है? वह है केरल, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। वहां सरकार आप लोगों की है, आप लोगों के साथ सहयोगी है, इनके सहयोग से कैबिनेट की मीटिंग हो रहा है, राज्य का कानून है, समाप्त कर दें। दूसरा मैं बताता हूं, इस देश में एक राज्य ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी लागू है, और वो राज्य किसका, कौन सा है? महाराष्ट्र, जहां आप सत्ता में भागीदार हैं। तो आप महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक बुलाइए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रद्द कर दीजिए, जहां आप गठबंधन में हैं। अब तीसरा उदाहरण देता हूं, एक राज्य ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल में डालने का प्रावधान है। वह राज्य है पंजाब, जहां आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है। मगर स्पष्ट बहुमत की सरकार है, मगर आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो छोड़िए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 साल जेल में डालने के प्रावधान को भी सुधांशु जी एक मिनट, मैं अलका जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के बीच में ना बोला जाए, कोशिश करेंगे, ठीक है? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप ही बोलिएगा। शिव कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, आप सुधांशु जी कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, आप बोल लीजिए, एक एक करके बोलेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं संक्षेप में रिपीट कर देता हूं। एक राज्य है जहां एपीएमसी है ही नहीं, वो है केरल। वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मगर उनके दोनों लोग मिलकर, सत्ताधारी दल और वो मिलकर दिल्ली में इसका विरोध कर रहे हैं कि साहब ये काला कानून है, अपने यहां वो काला कानून हटा दें। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां ये गठबंधन में भागीदार हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और वहां की सरकार आकर कैबिनेट में बजाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निरस्त करने के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करती कि हम आंदोलन का समर्थन करेंगे। और तीसरा राज्य है पंजाब, जहां इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है और उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल में भेजने का प्रावधान है और आज तक 5 साल जेल में भेजने का प्रावधान नहीं हटाया है। अब दूसरा मैं उदाहरण बताता हूं। देखिए, हमने ये जब विड्रॉ किए, चर्चा की जहां तक बात है, तो जब ये आए थे बिल, चर्चा तब होती है जब दो पक्ष हों, एक पक्ष कहे ऐसा होना चाहिए, एक पक्ष कहे वैसा होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उस समय तो हमने कहा चर्चा होनी चाहिए। अब मैं नहीं कहना चाहता राज्यसभा में क्या सीन क्रिएट हुआ, छोड़ दीजिए उसको, मगर मैं ये कहना चाहता हूं आज तो सारे पक्ष एकमत थे। और ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 1 साल में, इन सभी लोगों का कहना था कोई चर्चा डिस्कशन नहीं, सीधे कानून विड्रॉ करो, सीधे कानून विड्रॉ, इसके अलावा हम कोई डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं है। और आज जब कानून विड्रॉ हो गए तो डिस्कशन चाहिए। जब विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ है तो डिस्कशन किस बात का भाई? मतभेद होने पे चर्चा होती है, जब मतैक्य है तो चर्चा का कोई आवश्यकता ही नहीं। और आज तो साफ दिखाई पड़ता है ना, अगर चर्चा के प्रति इतना आश्वस्तता है तो कम से कम अपने राज्यों में आप उसको रिपील कर दीजिए, तो हम ये मान लेंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी तो सरकार दे भी रही है, कमेटी भी बना दी है, लिखित गारंटी भी देने को तैयार है। अब एमएसपी एक ऐसा विषय है जो बड़ा जटिल विषय है, बड़ा व्यापक विषय है। जैसे कोई एक फसल नहीं है जिस पे एमएसपी देना है। 22 प्रकार के धान होते हैं, 22 प्रकार के गेहूं होते हैं और कितनी ही सैकड़ों फसलें इसमें आएंगी। अब सबकी कीमत का निर्धारण, फिर उसका मूल्य का निर्धारण, और उसके बाद वो ये तो कृषि विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, किसान सभी मिलकर करेंगे, ये तो कोई सीधे नहीं कर सकते। और मैं अलका जी को एक और बात बताता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां संसद से प्राप्त कानून के द्वारा मूल्य तय होता हो, संसद मूल्य तय करती हो। चुनौती से मैं कहता हूं एक देश बता दीजिए। हम जो नोट यूज करते हैं 100 रुपए का, वो कानून है कि सरकार की गारंटी है, तो क्यों यूज करते हैं? आपको मना कर देना चाहिए। अब क्या होगा? अब आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। हम और आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, 25,000 का मोबाइल है, केवल पन्नी उसमें गायब हो, पन्नी फटी हुई हो, 25,000 देगा कोई? नहीं देगा। तो क्या होता है? अरे भाई ठीक है, 22-23 हजार रुपए दे दो, उतने में काम हो गया। पर यदि यह कानून हो कि 25,000 से नीचे बेचने पे, खरीदने पे दंड का प्रावधान होगा, तो खरीदने वाला कहेगा भाई मेरे को नहीं खरीदना, वो 25,000 डब्बा हो गया उसके लिए, बेचने वाला तो मर गया। अब आप ये बताइए बाजार में कैसे तय होगा? अब आप अगला तब कहेंगे कि एक वाक्य और कर दूं। अब आप कहेंगे नहीं साहब, बाजार का जो मूल्य है, बाजार का जो मूल्य है वो फिर उसका डिफरेंस सरकार दे। तो शिव कुमार जी, बाजार का मूल्य कौन तय करेगा? बाजार